हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्पेशल बैच ऑन करियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का करियरविल के एप्लीकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। लाइव हो गया ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? सुमित, विष्णु, पवन, विनय, विवेक, विष्णु, प्लीज एक बार कमेंट करके बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? गरिमा, सलोन नहीं है, आप सलोनी नाम होगा आपको, आपने आय लगाना भूल दिया है। कार्तिक हाल में इट्स माय फर्स्ट टाइम लाइव क्लास। ओके, पीछे की क्लास देख रहे हो ना कार्तिक? कोई बात नहीं है ना, देख रहे हो ना मतलब। विष्णु कह रहे मेरी पहली क्लास है। विष्णु, अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज जो पिछले की क्लासेस हुई हैं उनको एक बार देख लो, नहीं तो आज देखो, आज तो आपका चैप्टर, कल तो खत्म ही हो जाएगा ये वाला चैप्टर, फिर आप नेक्स्ट मंडे से मिलना मेरे साथ। आज बीच में से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने पहले ऑफलाइन में पढ़ा है, ऑफलाइन मतलब लाइव क्लास के बाद अगर आपने पढ़ लिया है पिछली क्लास, तो आज भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑल क्लियर? क्लास स्टार्ट करें अपनी। जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मैम ऑल क्लियर। पवन, बादल, विवेक, सूरज, पंकज, जया, सलोनी, उसके बाद है रिया। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया? ऑडियो वीडियो क्लियर है विनय? चलो सब बढ़िया होगा, सब मजे में होगा। आइए फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी आज सेकंड लास्ट क्लास है। कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना? ठीक है, चलो सुनो बच्चा कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपको याद है? थोड़ा सा मैं इमेज दिखा के आपको याद करवाती हूं। हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से, हमारी बकल कैविटी से, यानी कि हमारे जहां पर दांत और जहां पर आपका जीभ वाला पार्ट होता है, जहां पे आप सबसे पहले खाना खाते हैं, वहीं से ही डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर मुंह में हमने दांत के बारे में पढ़ा, दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बने होते हैं, किसके बने होते हैं, दांत का हार्ड पार्ट क्या होता है, किससे बना हुआ होता है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा टंग का क्या काम होता है। देन हमने पढ़ा कि हमारे मुंह में जो सलाइवा बनता है 1 से 1.5 लीटर, वो कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं, वो कौन से ग्लैंड बनाती हैं, जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। वो कितने टाइप की होती है, कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, सलाइवा क्या होता है और सलाइवा किसका डाइजेशन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि माउथ का सारा खाना कहाँ आ जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं, और ईसोफेगस कहाँ? आपके पेट में खाना लाके छोड़ देता है ना? कल पढ़ा था ना। और पेट में क्या होता है? 2 से 3 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहेगा, ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस खाने में कुछ एंजाइम्स और एक एसिड आके मिलता है। एसिड कौन सा था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंजाइम कौन कौन से थे? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जब आप दूध पियोगे तो ही आप में निकलेगा। अगर आप 3-4 साल से दूध नहीं पी रहे हो तो आपके बॉडी में रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता है। बच्चे, आप लोग जानते हो, बच्चे लोग दूध पीते हैं तो बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है? दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसको पैरा कैसीन में बदल देता है। इतनी सारी बातें आपको कल की क्लास से समझ में आ गई। फिर हमने बोला था कि स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। मैंने कहा था 2 चीजें आप कल मेरे से पूछना स्टमक वाले पार्ट से, जो मैं आपके क्लियर करूंगी। क्या क्या? फिर हम आगे चलते हैं। पहले 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, वो क्वेश्चन पढ़ ले अपन। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को उनका आंसर आते भी हो। पहला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि HCl हमारे पेट में बनता है, और HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर आपने अपनी स्किन पे डाल दिया तो आपकी स्किन जल जाएगी। इसी को हम तेजाब कहते हैं। ये हमारी बाथरूम वगैरह की सफाई करने के लिए काम में लेते हैं। तो मैम, जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं जला देता? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारे पेट को ही जला दिया? ये किसी दिन आप सो के उठे तो आपका पेट ही गायब मिला, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो, इस तरीके से आपका मान लो पेट है ना, और पेट में यहां से मान लो HCl निकल रहा है, और जहां से HCl निकल रहा है जिस लेयर से, जिस ग्लैंड से, उसी के जस्ट नीचे की तरफ एक और लेयर होती है। ऐसे ऐसे एक और लेयर होती है, और इस लेयर को हम कहते हैं म्यूकस लेयर। इस लेयर को कहा जाता है श्लेष्मा परत। हिंदी में बोलते हैं हम श्लेष्मा परत। और बच्चा, ये जो म्यूकस लेयर होती है ना, ये कौन से नेचर की होती है? ये बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब आप खुद सोचो, यहां से एसिड बना, यहां से बेस बन रहा है, और आप सबको इतना तो
केमिस्ट्री आता ही है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, इसी की वजह से आपका पेट जलता नहीं है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सी लेयर है जो हमारे पेट के एसिडिटी या पेट को जलने से बचाने का काम करती है, तो आप बताओगे वो म्यूकस लेयर होती है, वो श्लेष्मा परत होती है, वो श्लेष्मा परत होती है। ठीक है बच्चा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चा आपका कि ये समझ में आ गया ना म्यूकस लेयर वाला, तो ये बेसिक नेचर की है, क्षारीय प्रकृति की है, ये एसिडिक है, एसिड बेस जुड़ेगा तो वहां पर वो इस तरीके से इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम रहेगा ही नहीं, उस एसिडिक नेचर के प्रभाव को कम कर रहा है म्यूकस लेयर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप बायोलॉजी वाले चैप्टर में आप जब ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ अटपटे से नाम याद आएंगे। जैसे एक मैंने आपको पढ़ाया था बोलस। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ बोलस कहां के खाने को हमने नाम दिया था? मुंह में जब डाइजेशन हो गया था, डाइजेशन के बाद जो मुंह से नीचे की तरफ खाने को आपने निगला था, उस खाने को हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने बोलस नाम दिया था। अब बच्चा पेट में जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद पेट से जो नीचे की तरफ छोटी आंत में खाना जाएगा उसको हम काइम फूड कहते हैं। चाइम मत बोलिएगा इसको, उसको काइम बोलते हैं हम। अब आप बताओ कि हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा किसका डाइजेशन हुआ था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था अधिकतर हमारे पेट में प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, और पीछे से मुंह से जो आया था क्या आया था? कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन हो गया था। लेकिन कल की क्लास तक क्या मैंने आपको बोला कि अभी तक फैट का डाइजेशन हुआ है क्या? नहीं होना, बिल्कुल भी हमने फैट की बात ही नहीं करी ना अभी तक। तो बच्चा थोड़ा बहुत प्रोटीन जिसका डाइजेशन हुआ, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा जिसका डाइजेशन हुआ, ये डाइजेस्टेड है, और इनके साथ फैट जो है ना अभी तक वो क्या है बच्चा? फैट का मतलब वसा, यानी कि ये अनडाइजेस्टेड है, इसका तो डाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, इसका तो डाइजेशन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। इसका मतलब मैम जब पेट से नीचे की तरफ खाना जाएगा तो एक मिक्सचर बन गया, किसका? डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड का। डाइजेस्टेड बोले तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, यानी कि इनका थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है भैया, हुआ तो है ना, लेकिन इसका तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमारे पेट से जब आंतों में खाना जाता है तो उस आंतों में खाने को, जैसे आपकी छोटी आंत में खाना जाएगा, उस खाने को हम काइम बोलते हैं। जैसे मुंह के खाने को हमने निगला था नीचे की तरफ तो उसको बोलस बोला था। अब पेट से जो नीचे की तरफ जाएगा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम काइम बोलते हैं उसको हम काइम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोलस कहां का फूड है काइम कहां का फूड है? ऐसे ही एक आएगा काइल, CHYLE, उसको काइल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक की क्लास में समझ में आएगी। 2 क्वेश्चन मैंने कल छोड़े थे, दोनों आपको पढ़ा दिए। अब बच्चों कैसे जाता है? तो देखो बच्चों, ये आपका पेट रहा, आपका मेरा सबका पेट ऐसा ही है कुछ, है ना ये देखो, ये स्टमक ऐसे, और स्टमक से अब नीचे की तरफ ये खाना जाएगा तो यहां से ये रहा आपका ऐसे मुड़ा हुआ, इसी को बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी को आंतड़ी बोलते हैं। 2 आंतड़ियां होती हैं, एक छोटी आंतड़ियां, एक बड़ी आंतड़ियां, यानी कि एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, चलो तब स्टमक के बाद 4 नंबर लगाओगे और लिखोगे अब सारा पेट से नीचे की तरफ जो खाना गया है उसी खाने को हमने नाम दिया है काइम। काइम, और वो कहां गया है? वो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों 2 इंटेस्टाइन होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जरा दोनों के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। आपके घर में होगी ना एक छोटी बहन एक बड़ी बहन, 2 बहनें होती ना घर में। चलो जब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, जो इसकी लेंथ होती है, वो 6 से 6.25 मीटर की होती है। हाँ, अगर किसी इंसान की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो उसमें 6.5 मीटर तक भी जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, LI का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में,
इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मीटर के बीच में, मैक्सिमम जाएगी तो 1.8 मीटर तक जा सकती है, बस इससे ऊपर नहीं। अब आप यहां पे साफ साफ देख सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि फिर मैम इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घर में 2 बहनें हैं, छोटी बहन की लंबाई ज्यादा है, बड़ी बहन की लंबाई कम है, लेकिन बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी है। अब हम इसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका डायमीटर इसका व्यास क्या होता है, इसका डायमीटर कम होता है। भले इसकी लंबाई ज्यादा है लेकिन इसका डायमीटर कम है। कितना? तो इसका डायमीटर लगभग 1 इंच का होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर 3 इंच के लगभग होता है। इसलिए यहां से इनके जो नाम पड़े हैं ना, वो इनके डायमीटर की कम ज्यादा होने से पड़े हैं। तो आप याद रखिएगा, भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपकी ज्यादा है लेकिन डायमीटर कम है ना। दिखाऊं आपको? चलो देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसा पतला पाइप, और एक देखो ये मोटा है, ये देखो ये मोटा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कितना मोटा है आप खुद देख लो, मोटा है ना ऐसे। और ये देखो ये पतला सा पाइप है ऐसे, भले ही ये ऐसे मुड़ा हुआ है ऐसे। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 6-6.5 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अगर मैं एक इंसान की आंतड़ी को निकाल के इस रूम में बिछाऊं ना तो ऐसे बिछ जाएंगी, लंबी सी, कितनी लंबी बिछ जाएंगी, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये ऐसे पड़ा है, ऐसे घूमा हुआ पड़ा है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब आप इसको ऐसे बिखेरोगे ना तो 6-6.25 मीटर तक लंबा जाएगा। ठीक है बच्चा? तो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, इसलिए ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। ओके, चलो अब बात ये करते हैं कि सारा का सारा खाना कहां आ गया? पेट से, मुंह से यहां से पेट में, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो 6 से 6.25 मीटर लंबा पाइप है, अंदर से खोखला होता है, ऐसे होता है। देखो बच्चा, ऐसे, ये देखो ऐसे रहेगा और इस तरीके से पाइप रहेगा। तो अंदर से तो खोखला चल रहा है ना ये, तो इसके अंदर आपका खाना आता जाएगा, ऐसे आ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पाइप है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले आपको इसके तीनों पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 पे आता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम को हिंदी में अंतर्ग्रहणी या ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आता है जेजुनम। अब बच्चा नाम जैसे भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो नाम बनाए नहीं है, ये नाम तो आपके एनसीईआरटी में है, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ड्यूडेनम, जेजुनम, और 3rd पे आता है इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। DJI नहीं। एक बात जय पूछ रहे हैं, क्या बच्चे की भी इतनी होती है साइज? नो, बच्चा छोटा सा है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है, जैसे बड़ा 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 होता जाएगा, और जब वो 20-22 साल का हो जाएगा तो उसके इंटेस्टाइन का साइज इतना ही हो जाएगा। ओके जय, चलो अब ड्यूडेनम कौन सा होता है, जेजुनम कौन सा होता है, और इलियम कौन सा होता है, वो बहुत ध्यान से सीखना है आपको। ये वाला, ये जो पेट से कनेक्टेड पार्ट है, देखो बच्चा ऊपर की तरफ आपका पेट था, ऐसे ऐसे पेट था, यहां पेट से तो खाना आया होगा ना इसके अंदर, ऐसे पेट से। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये वाला ऐसे, ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम ड्यूडेनम। इसको हम दिखा देते हैं ग्रीन कलर के पेन से। इस हिस्से को हम डी बोले तो ड्यूडेनम। फिर ये वाला जो हिस्सा है पाइप, इसको हम जे का मतलब जेजुनम, और ये लास्ट वाला पार्ट जो आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, यहां से ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो इसको हम आई बोले तो इलियम वाला भाग कहते हैं। इसका मतलब मैंने बताया कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब एग्जाम में पूछा कि पेट से जो नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको क्या बोलोगे? डी वाला। जो बीच में है जे वाला, और जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से आगे जाके जुड़ जाता है उसको आई बोले तो इलियम वाला पार्ट हम बोलते हैं। अब पेट से सारा खाना यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है सारा खाना? आप बताओ, खाना कहां आ गया? डी वाले पार्ट में।
डी बोले तो ड्यूडेनम, यानी कि सारा का सारा खाना कहाँ आ गया, ड्यूडेनम में आ गया। अब जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है, अब बताओ ड्यूडेनम किसका पार्ट है, ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चा ड्यूडेनम वाले पार्ट से यहां पर आपके दो ग्रंथियां कनेक्टेड होती हैं। कौन कौन सी, इस तरीके से आपका लीवर जुड़ा हुआ होता है इस पार्ट से ऐसे, और एक यहां पर ऐसे पेड़ के पत्ते जैसा दूसरा ऑर्गन जिसको आप पेनक्रियास कहते हैं, अगर आपने कभी ये नाम सुने हैं तो। चलो फोटो में दिखाते हैं, है ना। चलो पहले नाम लिख लेते हैं, फिर आपको फोटो दिखाएंगे। लीवर जिसको हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं, आम भाषा में बोलते हैं ना, तेरे में इतना जिगरा है क्या, तो वो यही जिगरा है। और ये पेड़ के पत्ते जैसा है, इसको हम पेनक्रियास कहते हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत ज्यादा पेनक्रियाटिक कैंसर चल रहा है, बड़े अमीर अमीर लोगों को होता है, गरीबों को ऐसी बीमारी होती ही नहीं है ना। चलो समझ में आई मेरी बात। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डी वाला पार्ट है, इसी भाग से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डी वाला पार्ट है, इसी भाग से क्या होता है, इसी भाग से कनेक्टेड होते हैं हमारे दो ऑर्गन। अब इनको आप ऑर्गन भी कह सकते हो और इनको आप और क्या कह सकते हो, इन दोनों को आप ग्लैंड्स, ग्रंथियां भी कह सकते हो। आप हर बार जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते होंगे, तो एक क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत को मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। अब हम बात करेंगे कि लीवर को हमने ग्लैंड क्यों बोला। फिलहाल सुनो, हम इनको ऑर्गन्स यानी अंग भी कह सकते हैं, हम इनको ग्लैंड यानी ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जब ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इसी से दो ऑर्गन या दो ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। पहला लीवर, दूसरा पेनक्रियास, यकृत और अग्नाशय से। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी सेंटेंस सुनना, क्या आपका खाना तो यही है, खाना ये पड़ा ड्यूडेनम में, लेकिन जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है तो लीवर अपना जूस ऐसे डाल देता है इस खाने में, और पेनक्रियास अपना जूस यहां डाल देता है। खाना लीवर और पेनक्रियास में नहीं जाता है भैया, लीवर पेनक्रियास तो अलग रास्ते पे हैं, उनके पास खाना नहीं जाता है। खाने के पास लीवर और पेनक्रियास अपना जूस डालते हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने ये नहीं पढ़ा है कि लीवर में खाना जाएगा फिर पेनक्रियास में जाएगा, ना 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 ना, ठीक है। लीवर अपना जूस, पेनक्रियास अपना जूस कहां डालता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में डालता है। यानी कि यहां खाना पड़ा है, इस खाने में यहां से भी जूस आता है, यहां से भी जूस आता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम किसके थ्रू आता है ये जूस, तो बच्चा ऐसे डक्ट लगी हुई है, ये दिख रहा है ना, ये डक्ट नली होती है, ये नली और ये नली, ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं, जैसे पतले पतले पाइप होते हैं ना, वैसे पतली पतली नलियां होती हैं। इन नलियों की हेल्प से क्या आता है, यहां पर आपका जूस आ जाता है। अब मैं आपको इसका फोटो दिखाती हूं ताकि आप और अच्छे से समझोगे। ये देखो बच्चा, ये पेट था ना पेट, ये ड्यूडेनम शुरू हो गया ड्यूडेनम शुरू ऐसे, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट से ये देखो बच्चा, ये आपका लीवर दिख रहा है बड़ा सा, लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, दिख रहा है। और ये आपको दिख रहा होगा यहां पर पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियास, दिख रहा है। तो यहां से लीवर ने, यहां से पेनक्रियास ने, ये पेनक्रियास की डक्ट है, ये लीवर की डक्ट है, और अपना इस खाने में, यहां इस खाने में डाल दिया क्या, अपने अपने जूस डाल दिए, अपने अपने क्या डाल दिए, जूस डाल दिया। इसका मतलब मैम हमें ड्यूडेनम वाले पार्ट में लीवर भी पढ़ना पड़ेगा और पेनक्रियास भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी बच्चा, अगर आपसे पूछ ले कि क्या लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, आप कहोगे यस, लीवर हेल्प करता है डाइजेशन में, इसीलिए मैं यहां पे पढ़ा रही हूं लीवर को, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाती। आपसे पूछ ले क्या पेनक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा माना जा सकता है, आप कहोगे यस। चलो फिर, तो हम अब कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से हमें दो पढ़ने ये चीजें, लीवर एंड पेनक्रियास। तो जरा हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट पेज पे, लीवर, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे दीजिए लीवर। आओ जरा, अब लीवर कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, ये सारी बातें
लेकिन सिर्फ डाइजेशन में नहीं, लीवर के बारे में जितनी भी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सब मैं यहां पढ़ा दूंगी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहला लीवर के बारे में, अगर मैं आपको, आप लोगों ने एक लाइन सबने सुनी होगी, ज्यादा शराब पीने से लीवर डैमेज हो जाता है। ये सबने सुन रखा है ये चीज ना, मैंने क्या, आपने सबने सुन रखा है ना। मैं आपको बताऊंगी भी कि ज्यादा अल्कोहल लेने से लीवर ही क्यों खराब होता है। कभी ये सुना है ज्यादा अल्कोहल लेने से फेफड़े खराब हो जाते हैं? हाँ, हार्ट खराब हो जाता है। हाँ, बात यह है कि उनको भी नुकसान पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि शराब उनके लिए अच्छी है, नहीं। लेकिन जब शराब आप ज्यादा पीते हो तो वो किसको नुकसान पहुंचाती है? सबसे पहले लीवर को। ऐसा क्यों होता है वो सारी बात आज आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो उसको हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत बार आता है कि टू स्टडी अबाउट लीवर इज नॉन एज हेपेटोलॉजी। यकृत के बारे में अध्ययन करना हेपेटोलॉजी कहलाता है। जब भी आप साइंस में हेपेटिक शब्द देखोगे उसका मतलब ही होता है लीवर। अगर आप कभी लीवर के हॉस्पिटल में गए हो, दिल्ली में बहुत बड़ा लीवर का हॉस्पिटल, अगर आप जानते हो, क्या नाम है? आईएलबी नाम है ना। हाँ, तो उसमें आपको अगर कहीं किसी रूम में लीवर पड़ा है तो लिखा होगा हेपेटिक रूम। तो बायोलॉजी में जब भी आप हेपेटिक शब्द देखते हो उसका मतलब होता है क्या? आप बताओगे लीवर। तो बच्चा, लीवर के बारे में स्टडी करना हेपेटोलॉजी, और लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। यानी कि लीवर के अंदर जो सेल्स हैं, लीवर जिन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उनको हेपेटिक कोशिका कहा जाता है। और अब मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूं कि ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं इनमें हाईएस्ट रीजेनरेशन पावर होती है। रीजेनरेशन का मतलब होता है वापस बनने की क्षमता, यानी कि लीवर की सेल्स के पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। हमारे बॉडी में लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप, अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया तो वो अपने आप वापस नया बन सकता है जिस हिस्से से डैमेज हुआ है। लेकिन नया बनने के लिए शर्त यह है कि आपकी वो हेपेटिक सेल्स जो बची हुई हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, तो आप बताओगे लीवर के पास। और आपसे पूछे कौन सी सेल्स के पास है, तो लीवर की सेल्स कौन सी होती हैं? हेपेटिक सेल्स। अब बच्चा, हाईएस्ट रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपका 100% लीवर है, उसमें से 5-7% लीवर खराब हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, घबराने की जरूरत तब है जब आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हो, आपका लीवर शराब की वजह से खराब हुआ है, वो नहीं हो सकता, वो तो परमानेंट डैमेज हो गया। तो अगर थोड़ा बहुत, अगर आपका लीवर, आपका हल्का फुल्का क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो लीवर की सेल्स वापस से रीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि वापस से उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी आ जाती है और वो पूरा 100% लीवर बना देती हैं। इसीलिए हम लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। आपने कभी सुना है, मेरा ब्रदर है छोटा 21 साल का अभी, वो एमिटी कॉलेज नोएडा में पढ़ता है, उसके साथ उसकी एक बैचमेट थी, अभी रिसेंटली 5-7 दिन पुरानी बात है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, कि उसकी एक फ्रेंड थी अनन्या, उसके पापा का लीवर 100%, 80 से 90% लीवर डैमेज हो गया था। तो उसके पापा को बोला गया कि आप या तो लीवर का डोनर ढूंढ लो, या तो कोई अपना लीवर आपको दे दे, या कोई इंसान कभी मरा होगा तो उसने अपना लीवर डोनेट किया होगा तो वो आपको मैं चढ़ा दूंगा, आप बच जाओगे। अब इतना आसान नहीं होता है बच्चा किसी का लीवर मिलना। फिर उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने यही उनको सजेशन दिया कि इतना आसान नहीं है दिल्ली जैसे शहर में लीवर मिलना, क्योंकि लीवर लेने के लिए भी ना एक प्रॉपर गवर्नमेंट की साइट है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है पूरा, और वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। 3-4 महीने आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, पहले से इतने बड़े बड़े लोग वहां से वेटिंग लिस्ट में होंगे कि आप डिमोरलाइज हो जाएंगे देख के कि हमारा तो नंबर आना ही नहीं है।
फिर मैंने उनको कहा कि देखो, अगर आप अपने पिताजी को बचाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपका भाई है। उन्होंने कहा भाई नहीं है, हम 2 बहनें हैं। तो मैंने कहा आपको, अब अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है अपने फादर से, तो आपको अपना लीवर देकर अपने पापा की जान बचानी पड़ेगी। और वो 21 साल की लड़की तुरंत राजी हो गई, उसने अपना लीवर डोनेट कर दिया अपने पिताजी को, और उनके पिताजी आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीवर को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी इंसान का 40% लीवर खराब हो गया, अब उसको कोई देना चाहता है लीवर, कोई दूर का कोई नहीं देता है, या तो बेटा बेटी या जो भी। जैसे लालू प्रसाद यादव को भी, अच्छा लालू प्रसाद की तो किडनी चढ़ी थी क्या, किडनी दिया था उनकी लड़की ने तो, लेकिन ये बहुत सारे केस आप आजकल सुनते होंगे। तो क्या होता है, अगर किसी का 40% लीवर डैमेज हो गया और इसको किसी का बाहर से 40% चढ़ाया, तो मान लो इसको मैंने अपना लीवर दिया, तो मैंने इसको 40% ही दूंगी ना, इसको 40% की जरूरत है, और मेरे में बचा कितना, 60%। तो ये मेरा 60% के अंदर जो सेल्स है ना, ये इतना जल्दी डिवाइड होंगे, इतना जल्दी डिवाइड होंगे कि बाकी का 1.5 से 2 महीने में पूरा 100% बना देंगी। और ये 40% जो मेरी गई है ना, ये यहां जाके इतना ज्यादा डिवीजन होगा, इनके अंदर इतना ज्यादा रीजनरेट होंगी कि ये इस इंसान का 100% लीवर आगे चल के बना देगी, आगे चल के बना देगी। समझ रहे हो आप? तो लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको आप टुकड़ों में डोनेट कर सकते हो, जिसको आप पार्ट्स में दे सकते हो, 10%, 20%, 40%, जितनी भी आपको सामने वाले को रिक्वायरमेंट होती है उसको दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसको आप टुकड़ों में या पार्ट्स में या फिर परसेंटेज में डोनेट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चा? तो लीवर की सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है, इसीलिए हम लीवर, अगर एक हेल्दी लीवर को 2 टुकड़ों में बांट दे तो इससे नया लीवर, इससे नया लीवर, 1 से 2 नए लीवर बन जाएंगे, राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लीवर के बारे में। लीवर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर इज नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत को मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। अब ये कहोगे कि मैम इसको सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों माना गया है? सबसे पहले सुनो, उसको ग्रंथि क्यों बोला है? क्योंकि लीवर जूस बनाता है, और मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी ऑर्गन जो जूस या एंजाइम या हार्मोन बनाए ना, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। तो लीवर बनाता है एक जूस, जिस जूस को आप बाइल जूस कहते हो। इसीलिए हम लीवर को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में जितनी भी सारी ग्लैंड्स हैं, उनमें से उस लड़की का कुछ नहीं हुआ बेटा, वो लड़की जिंदा है, वो बढ़िया। आप उस लड़की ने, मतलब बहुत प्राउड वाली बात है कि 21 साल की लड़की ने अपने पापा को लीवर देके उनकी जान बचाई, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं हुआ, वो भी ठीक है, उसके पापा भी ठीक है, दोनों डिस्चार्ज भी हो गए, चले भी गए, झारखंड के रहने वाले थे वो शायद, हाँ ठीक है। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्यों? क्योंकि ये बाइल जूस बना रहा है। अब सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है ना बच्चा, आपका हार्ट, आपका पेनक्रियास, आपका ब्रेन, इन सब में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है लीवर। लार्जेस्ट भी है और इसके साथ साथ हैवी भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे हैवी भी है। यानी कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बताओगे वो कौन सा होता है? वो लीवर होता है, वो लीवर होता है। ऐसा कहा जाता है कि लीवर 1.5 टू 1.8 किलोग्राम के बीच में हो सकता है, और इतने वजन का कोई और ऑर्गन आपका नहीं होता है। इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, आंतरिक अंगों की बात कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी हम मानेंगे इसको। क्यों मानेंगे? क्योंकि बच्चा ये बाइल जूस बना रही हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, लीवर, आप पूछो कि मैम लीवर किस कलर का दिखता है, यानी कि लीवर का नेचुरल कलर क्या है? जब तक आपका लीवर हेल्दी है तो आपको किस कलर का दिखेगा? तो ये आपको कौन सा कलर दिख रहा है? कुछ रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है ना, लाल भूरा रंग दिख रहा है ना। तो बच्चा हम इसको, इसके रंग को लिखेंगे लाल भूरा रंग। रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, लाल भूरे रंग का दिखता है। और लीवर क्या बनाता है? एक जूस, जिस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं।
हम लीवर को यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? क्यों? क्योंकि लीवर एक जूस बना रहा है और यही जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम यहां पढ़ रहे हैं। अब बात ये आती है, ये बाइल जूस क्या होता है, कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, किस कलर का होता है, कौन बनाता है, कौन स्टोर करता है, जरा थोड़ी थोड़ी बातें सुन लीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें सुन लीजिए। मैंने कहा लीवर ने क्या बनाया, तो आप सब जानते हो इस तरीके से आपका लीवर होता है। लीवर ना दिन रात 24 घंटे 7 दिन क्या बना रहा है बच्चा? एक बना रहा है जूस। कौन सा जूस बना रहा है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या हो जाता है जब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यहां से बाइल जूस बना, किसने बनाया? लीवर ने। और जब ये बाइल जूस ज्यादा हो गया तो लीवर के नीचे की तरफ एक थैली जैसा, एक पाउच जैसा ऑर्गन लगा हुआ होता है यहां पे ग्रीन कलर का, जिसको आप पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर कहते हैं, या गॉल ब्लैडर जिसको हिंदी में पित्त की थैली या पित्ताशय कहा जाता है, यहां पे आके स्टोर हो जाता है। तो दो क्वेश्चन बने। अगर आपसे पूछ लिया कि लीवर क्या बनाता है, या ऐसे देखो आपसे पूछे बाइल जूस बनाता कौन है, तो आप आंसर करोगे लीवर बनाता है। बनाया किसने? लीवर ने। लेकिन जब ये बाइल जूस ज्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो ये जाके यहां से स्टोर हो जाता है इस थैली में, जिसको हम आम भाषा में पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर कहते हैं। दिखाती हूं आपको, ये देखो बच्चा, ये रहा पित्त का थैली, यहां पे जाके स्टोर हो जाता है। जितना स्टोर जो ज्यादा है वो स्टोर होगा, बाकी का ये यहां से होता हुआ आपके डी वाले पार्ट में, ये डी है, ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम में क्या है? खाना है। तो इस खाने के पास पहुंच जाता है ये बाइल जूस। ज्यादा कहां पे स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में। ठीक है बच्चा, आजकल पित्त की थैली के स्टोन, पथरियां बहुत चल रही हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ये बाइल जूस में होता क्या है। बाइल जूस में होता क्या है? जब बाइल जूस की कंपोजिशन की बात आएगी कि मैम बाइल जूस के अंदर होता क्या क्या है, तो मैं यहां पे लिख रही हूं, जरा सुनिएगा। बाइल जूस यानी पित्त रस में क्या क्या होता है? सबसे पहला, बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट्स को हम कहते हैं यहां पर पित्त लवण। पित्त लवण, सोल्ट का मतलब होता है लवण। मैंने कहा कि लीवर से बनने वाले बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है। हाँ बच्चा, 24 घंटे 7 दिन, मैंने बोला ना पंकज, मैंने आपको बताया तो पंकज कि 24 घंटे 7 दिन आपके बॉडी में बाइल जूस बन रहा होता है। अब आप कहोगे मैम कि एक दिन में कितना बनता है, तो एक दिन में बच्चा बाइल जूस 700 से 800 ml बनता है, 700 से 800 ml। अब अगर इससे ज्यादा हो गया तो वो यहां स्टोर होगा। जब ज्यादा हो रहा तो किसी दिन कम भी तो निकल सकता है ना, कम निकलेगा तो फिर कहां से लेंगे? हम इस थैली से लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा बाइल जूस में बाइल सोल्ट्स होते हैं, बाइल लवण होते हैं। कौन कौन से? दो। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला जो सोल्ट होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम नाम हिंदी में है। दूसरा होता है बच्चा सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दो सोल्ट हैं। दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दो सॉल्ट है। हो गया? नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या होता है? दूसरा, आपके बाइल जूस में पाई जाती है कुछ लिपिड्स, और उन लिपिड्स को बोलते हैं हम फॉस्फोलिपिड्स। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेना क्या बाइल जूस में फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती हैं, तो आपको बताना है यस, बाइल जूस में फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है अभी पढ़ाएंगे, नहीं आगे पढ़ाएंगे आपको, जब टाइप्स ऑफ लिपिड्स पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं, इस चैप्टर का नहीं है। नेक्स्ट, बाइल जूस में इसके अलावा और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कितने लोगों ने नाम सुना है कोलेस्ट्रॉल का? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है मैम, हमने सुन रखा है, कोई बात नहीं, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। फोर्थ नंबर पे आता है बाइल पिगमेंट्स। बच्चा इसको स्टार करना, इसको स्टार करना। पिगमेंट्स का मतलब होता है रंग देने वाला, कलर देने वाला, और दो कलर के पिगमेंट होते हैं,
जो एक देता है येलो कलर यानी पीला और दूसरा देता है ग्रीन कलर। अब जरा सुनो, येलो कलर वाला पिगमेंट होता है उसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, हिंदी में सेम नाम है। जो पीला रंग देगा वो बिलीरुबिन होता है, और जो हरा रंग देता है उसको हम बिलीवर्डिन कहते हैं, बिलीवर्डिन कहते हैं। ये कैसा? ये ग्रीन हरा रंग दे रहा है। और इन सारी चीजों के साथ प्लस थोड़ा बहुत पानी होता है, 5 नंबर पे पानी, यानी कि इन सारी चीजों के मिश्रण को, ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती है ना तो उसी को ही बाइल जूस कहा जाता है। जो बाइल जूस एक दिन में 700 से 800 ml तक बनना चाहिए, ज्यादा बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पित्त की थैली दी है, इसी में आके आपका ये पित्त रस स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? अब मैं एक बार फिर से पढ़ा रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। बाइल जूस में 2 टाइप के सॉल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, और इन्हीं की हेल्प से बाइल जूस डाइजेशन करता है। याद रखना, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। क्या मैम ने कहीं पे लिखा है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम होता है? नहीं लिखा ना। तो बच्चा एग्जाम में आता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है। अब वहां दिमाग लगाते हो कौन सा पेप्सिन, रेनिन, कौन सा एंजाइम, होता ही नहीं है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। अब आप सोचोगे मैम जब एंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन किसकी हेल्प से करता है? इनकी हेल्प से, अपने सॉल्ट, अपने लवणों की हेल्प से करता है डाइजेशन। ठीक है? साथ में कुछ फॉस्फोलिपिड्स होती है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, 2 टाइप के पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है जो कलर दे, जो रंग दे। जो पीला रंग देगा वो बिलीरुबिन है, और जो हरा रंग देगा वो बिलीवर्डिन है। और आपको बता दूं, बाइल जूस हरे रंग का ही होता है, इसीलिए मैंने यहां पे हरा बनाया। और पूछ ले बाइल जूस का हरा रंग किसकी वजह से है, तो बताइएगा बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। ये पिगमेंट है आपके बाइल जूस में, इसी की वजह से आपको बाइल जूस है उसका हरा रंग देखने को मिलता है। जबकि ये बिलीरुबिन आपके खून में जो प्लाज्मा होता है ना उसको पीलापन देता है। ये सब बात की बातें हैं, अभी जितनी काम की बातें सिर्फ वो पढ़नी है। तो ये बाइल जूस के अंदर ये सारी चीजें। अब ये बाइल जूस बनाया किसने? लीवर ने। और ये आ रहा है यहां पे, कहां पे? इस हिस्से में। और ये हिस्सा कौन सा है? ड्यूडेनम वाला। ड्यूडेनम में क्या पड़ा है? खाना पड़ा है। तो ये बाइल जूस आके किसको टारगेट करता है, किसका डाइजेशन करता है? तो बच्चा ये बाइल जूस आता है और आके जितने भी आपने खाने में क्या खाई है, आपने खाई होंगी फैट। फैट जिसको मैंने बताया था, थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोलते हैं, है ना। कॉमन नेम इसका फैट होता है। आपने खाने में अगर वसा खाई है तो बच्चा उस फैट के ऊपर बाइल जूस अटैक करता है। अटैक का मतलब है उसको तोड़ने का काम करता है पित्त रस। और वो क्या करता है, वो बाइल जूस की हेल्प से, फैट या लिपिड्स होती है ना, वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो फैटी एसिड्स में बदल जाती हैं। फैटी एसिड्स का मतलब होता है वसीय अम्ल। बच्चों मैं आपको बता दूं, आप जो फैट होते हैं ना, वैसे तेल और घी किस में खाते हो? बूंदों में। बूंद, तेल, घी, मक्खन, छाछ, दही, इनमें क्या होता है? फैट होता है। तो ऐसे बड़ी बड़ी बूंदें थी फैट की इसमें। बाइल जूस ने क्या किया, इस फैट को ऐसे अरे यार, इस फैट को ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ दिया, ऐसे ऐसे बच्चा। और ये छोटी ड्रॉप्स फैटी एसिड्स कहलाती हैं। लेकिन बच्चों अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। डाइजेशन तो हुआ फैट का, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कंप्लीट कहां होगा, तो वो आगे होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी आप ये बताओ कि बाइल जूस खाने में से कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करता है? फैट का। किसमें कर देता है? फैटी एसिड्स यानी कि वसीय अम्ल में कर देता है। और इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं केमिस्ट्री में, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में कहा जाता है पायसीकरण। पता है आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है लीवर कौन सी प्रोसेस पे काम करता है, तो आपको बताना है लीवर इमल्सिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है। लीवर पायसीकरण प्रक्रिया पे आधारित होता है।
नितेश कह रहे हैं हिंदी में टीच करो। भैया एक एक चीज हिंदी में लिखिए। देखो, फैट को वसा, बाइल जूस को पित्तरस, फैटी एसिड को वसीय अम्ल, गाल ब्लैडर को पित्ताशय। इससे ज्यादा हिंदी नहीं होती है बायोलॉजी की, है ना नितेश? हाँ जी, अब समझ में आया कि हम लीवर को डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा क्यों मानते हैं। बिकॉज लीवर अपना जूस बना के खाने में डालता है। वो खाना कहां था? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में था। और उस खाने के अंदर क्या था? लिपिड्स था। और लिपिड्स का डाइजेशन कौन करता है? तो आप बताओगे बच्चा, लिपिड्स का डाइजेशन आपका बाइल जूस करता है, पित्त रस करता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू लीवर करता है उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फैट का डाइजेशन किसने कर दिया आप बताइए? फैट का डाइजेशन कर दिया आपके लीवर ने। किसकी हेल्प से? बाइल जूस की हेल्प से। तो यहां से आपका लीवर क्या बना रहा था? ऐसे बाइल जूस बना के यहां डाल रहा था। यहां ये क्या है? ड्यूडेनम। तो यहां पे खाना था और इस खाने में क्या कर दिया? फैट ने अपना डाइजेशन, फैट का डाइजेशन कर दिया इस बाइल जूस ने। अब बच्चों, जैसे लीवर ने अपना क्या डाला यहां पे? बाइल जूस डाला। ऐसे ही जो पेड़ के पत्ते जैसा है ना, ये भी अपना जूस डालता है इसी खाने में। इसी खाने में ये भी अपना जूस डालता है। तो उसके बारे में जरा बात कर ले। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी लीवर के बारे में बातें और बताऊंगी मैं आपको। थोड़ी सी लीवर के बारे में बातें और बताऊंगी। बच्चा, मैंने कहा था अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है, ये बात मैंने बताई थी ना? ठीक है, अब सुनो, लीवर ना बहुत सारे काम करता है। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होता है लीवर मिनिमम 250 से 300 काम करता है। अब आप कहोगे मैम 250-300 याद करने? अरे नहीं यार, 8-10 काम आपको लीवर में याद रखने हैं जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका रोल ये था जो मैंने पढ़ा दिया। अब जो चीज पढ़ा रही हूं ना, ये चीज है लीवर से ही रिलेटेड, है लीवर के चैप्टर की, लेकिन ये अलग अलग टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग लिख लेना। ठीक है बच्चा? तो लीवर हमने पढ़ा दिया है, पेनक्रियाज में आपको कल पढ़ाऊंगी, है ना? अब सुनो मेरी बात कि लीवर ने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी इसका काम था सब हो गया। ठीक है, अब लीवर इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है जो एग्जाम में आते हैं। और एग्जाम में आए ना आए भैया छोड़ो, आपको डेली लाइफ में पता होना चाहिए कि अगर आप शराब पी रहे हो, आप बीड़ी तंबाकू गुटखा खा रहे हो तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, तो ऐसे मर जाओगे आप, ये सारे काम रुक जाएंगे आपके। हाँ सुनो जरा क्या क्या काम करता है। सबसे पहला, अच्छा क्या लिखोगे, हेडिंग क्या दोगे? फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर देना। ठीक है, लीवर के काम या यकृत के काम क्या क्या कर सकता है। इतना डीप में आपको कहीं मिलेगा नहीं किसी किताब में, ना आपने पढ़ा होगा, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, यकृत के कार्य, मैंने ऐसे ही नहीं बोला था आपको कि मैं ऐसा सिलेबस कराऊंगी कि उसके बाद आपको फिर से साइंस नहीं पढ़नी है, फिर से बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। कुछ सोच समझ के बोला होगा, है ना? चलो सुनो, सबसे पहला काम लीवर करता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। देखा होगा ना एनडीए के एग्जाम में इतनी बार आता है ये क्वेश्चन कि यूरिया कौन सा अंग बनाता है, इतनी बार आता है। और बच्चा किडनी करके आता है। अरे यूरिन पूछे ना पेशाब कौन बनाता है तो किडनियां बनाती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूरिया कौन बनाता है तो बताया ना कि आपका लीवर बनाता है। ठीक है, पहला काम। दूसरा सुनो, दूसरा काम क्या करता है? ये करता है ग्लाइकोजन को स्टोर, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, जब भी कभी आपके बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है ना, वो जाके डायरेक्टली किसके पास स्टोर होती है? लीवर के पास। जैसे हमारी मम्मी राशन पानी लाती हैं, ज्यादा ले आती हैं महीने भर का एक साथ, तो हम स्टोर रूम में डाल देते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल, कोई भी सॉल्ट, कोई भी चीज ज्यादा होती है ना, वो लीवर के पास चली जाती है। लीवर स्टोर हाउस है हर चीज का। लीवर कहता है आने दो मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, देख लूंगा मैं। अब ग्लाइकोजन क्या होता है सुनो,
जब आपके बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ग्लूकोज एक्सेस हो गया, तो यही ग्लूकोज, ज्यादा अमाउंट का ग्लूकोज है ना, ये बदल जाता है ग्लाइकोजन में, और इस ग्लाइकोजन को फिर स्टोर करता है कौन? लीवर। ग्लाइकोजन है क्या? ग्लूकोज से बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो आप बताओ, अगर आपसे पूछ लिया कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस है, वो कहां पे स्टोर होता है, तो आप बताओगे ग्लूकोज एक्सेस जब ज्यादा हो जाता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और वो ग्लाइकोजन लीवर के पास हो जाता है, और इसी ग्लाइकोजन को हम कहते हैं हमारे बॉडी का रिजर्व फूड। रिजर्व फूड का मतलब होता है संग्रहित या भंडारित खाना। जैसे आपके गाड़ी में पेट्रोल और डीजल रिजर्व रहता है, क्यों रहता है? ताकि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल की कमी होगी तो उस रिजर्व पेट्रोल डीजल से आपकी गाड़ी चल जाए भैया पेट्रोल पंप तक। ठीक ऐसे ही अगर आपके बॉडी में कभी ग्लूकोज की कमी हो गई, आप बाहर से ग्लूकोज नहीं खा रहे हो, आप फास्ट कर रहे हो, आप रोजे कर रहे हो, आपकी लड़ाई होगी किसी से, आप गुस्से में हो, खाना नहीं खा रहे हो, ग्लूकोज नहीं खा रहे हो, तो मर तो नहीं जा रहे हो ना, 5-7 दिन तक तो कुछ नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास ये है ग्लाइकोज। इसी को हमारे बॉडी का रिजर्व फूड कहते हैं। ये वो रिजर्व फूड है जो इमरजेंसी में काम आता है। जब कभी आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे हो तब ये काम आता है ग्लाइकोजन। ठीक है। तीसरा, लीवर क्या क्या करता है सुन लो। विटामिन ए, डी, ई, के, इन चारों को स्टोर करता है, और पूछ ले सबसे ज्यादा कौन से विटामिन को लीवर स्टोर करता है, तो आंसर करके आना, सबसे ज्यादा विटामिन ए को स्टोर करता है। हाँ जी, बता दोगे? मैं ये लीवर के काम बता रही हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम मैंने कहा भाड़ में जाने दो, आपको डेली लाइफ में भी पता होना चाहिए ये सारी चीजें। नेक्स्ट चले अगले पॉइंट पे। अगला एक काम तो आप खुद से लिख लोगे, चलो लिखो। क्या काम? एक काम लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। बोर्ड कितना टकरा है बाबा। हाँ, नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। ये पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस बनाता है। मैं पढ़ा चुकी हूं, ऊपर लिखवा दिया है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पांचवा लिखो इसके बाद। लीवर और क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। आपके बॉडी में कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट चला गया, मान लो वो प्रोडक्ट आपके इधर उधर ऑर्गन में घूम रहा है और उन ऑर्गन्स को खराब कर देगा। मैंने कहा ना, लीवर बेचारा क्या होता है, लीवर बहुत इनोसेंट होता है। वो कहता है चाहे खराब ही जहर ही क्यों ना हो, मेरे पास भेज दो, तुम इसको मेरे पास भेज दो। यानी कि जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी आपने सुना होगा पेन किलर ज्यादा खाने से लीवर खराब होता है। पेन किलर में क्या है? केमिकल, हार्मफुल केमिकल। वो हार्मफुल केमिकल यहां वहां घूमेगा नहीं, उसको घूमने नहीं देता है लीवर अपने पास बुला लेता है, और बेचारा लीवर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, समझ में आ गए? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा शायद। नेक्स्ट लिखो, फैट को स्टोर करता है। फैट को स्टोर करता है, वसा को स्टोर करता है। जब कभी भी आपके बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है तो उसको स्टोर करता है लीवर। उसको कौन स्टोर करता है? लीवर, यानी कि यकृत स्टोर करता है। नेक्स्ट लिखो 7 नंबर पे, मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल यानी शराब और कोई भी आपने हैवी दवाई ली है, ड्रग ली है, उसका चयापचय करना, उसको तोड़ना, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको अपने पास डिपॉजिट करवाने का काम करता है मेटाबॉलिज्म का। आप जो भी शराब पीते हो, उस शराब में जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो सारे केमिकल्स सबसे पहले आपके लीवर के पास आते हैं।
फिर वो खून में घुल के आपके दिमाग के पास जाते हैं, तब जाके आपको नशे होते हैं। ठीक है, इतनी सारी बात समझ में आ गई। तो ये मैंने कुछ ऐसे काम बताए हैं जो आपका लीवर करता है। इसके अलावा कुछ रह भी गए होंगे तो वो आगे आगे के क्लासेस में आ जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? डियोडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम से लीवर और पेनक्रियास कनेक्टेड होते हैं। लीवर के बारे में हमने पढ़ लिया, लीवर ने कैसे कैसे हेल्प करी डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसका डाइजेशन करा? फैट का करा। ठीक है, तो बच्चा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर को पढ़ना पड़ा। और लीवर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है जो शायद आपने नोट डाउन कर ले होंगे, 7-8 काम। कोई बात नहीं, 2-4 और पढ़ा दूंगी मैं, 1-2 तो कल की क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे पेनक्रियाज अपना कौन सा जूस ड्यूडेनम में डालता है। कल मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए चैप्टर आपका फिनिश, हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठीक है, अब आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैम प्लीज रिपीट इमल्सिफिकेशन। मैंने इमल्सिफिकेशन का मीनिंग पढ़ाया ही नहीं है, केमिस्ट्री में समझ में आएगा इमल्सिफिकेशन, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट वाले चैप्टर में। हाँ जी, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आप वीकेंड पे इसके प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। मैम आपकी बुक कौन सी है? जया कुमारी जी जानना चाहती है। कल बताते हैं आपको मेरी किताब के बारे में, पहले चैप्टर फिनिश करेंगे उसके बाद में। अभी मुझे ये बताओ कि क्यों कुछ भी आपको डाउट है, कैसा भी डाउट हो किसी भी टाइप का। लीवर डोनेट करने के लिए ब्लड ग्रुप कौन सा होना? अरे भैया, लीवर डोनेट करने के लिए ब्लड ग्रुप का मतलब है जिसको आप दे रहे हो लीवर और जिसका आप ले रहे हो, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। मैच होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम होना चाहिए, नहीं। आपको जब ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर समझ में आएगा ना, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, तब आपको समझ में आएगी। ये मेरा पॉइंट है। ओके, कौन सा होना नहीं चाहिए बच्चा? डोनर और एक्सेप्टर के बीच का वो पता होना चाहिए आपको, ब्लड ग्रुप, नो डाउट। गरिमा, विनय, ओके। चलो फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कल आपका ये चैप्टर फिनिश। सैटरडे संडे में अपने क्वेश्चंस लगा लेना, मैं बुक भी बता दूंगी आपको, सारी चीजें बता दूंगी कल की क्लास में।